दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज इंडिया में एलजी, सैमसंग और वर्लपुल जैसी फॉरेन कंपनीज रोल कर रही हैं। पर अगर हम 15 से 20 साल पीछे जाकर देखें तो इस टाइम मार्केट में एक इंडियन कंपनी का राज हुआ करता था, जिसका नाम था वीडियोकॉन। वीडियोकॉन अपने कलर टीवीज, वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स के लिए जाना जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो कंपनी एक टाइम पर नंबर 1 पोजीशन पर थी, वो आज एकदम से गायब कैसे हो गई। साथ ही जानेंगे कि कौन था वो शख्स जिसने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया और बाद में डुबाया भी। और ऐसा तो क्या ही हो गया कि जिस कंपनी के सिम कार्ड्स और डीटीएच एक टाइम पर पूरे इंडिया में बिकते थे, आज इसका कंप्लीट डाउनफॉल हो चुका है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1955 में, जब नंदलाल धूत जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी शुगर मिल सेटअप की। इस टाइम शुगर केन प्रोसेसिंग एक नया बिजनेस था, जिसके चलते धूत परिवार ने लाखों रुपए कमाए। फिर कई साल बाद ये बूढ़े हो गए तो बिजनेस की कमांड इनके बेटे वेणुगोपाल के हाथ में आ गई। अब वैसे तो पुराना काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें कुछ नया करना था। तो इसलिए 1986 में इन्होंने अधिगम ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जहां ये पेपर ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। अब वेणुगोपाल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ट्रेनिंग भी कर रखी थी। तो इसलिए 1980 के मिड में इन्होंने मार्केट में एक चेंज नोटिस किया। इन्होंने देखा कि इंडिया में कलर टेलीविज़न की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इस टाइम दूरदर्शन ने कलर ब्रॉडकास्ट जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो इसी मार्केट चेंज को देखते हुए धूत फैमिली ने अब पिक्चर ट्यूब्स बनाने का डिसीजन लिया। पिक्चर ट्यूब्स, जिन्हें नहीं पता, ये कौन शेप्ड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें पहले के बॉक्स वाले टेलीविज़न में इंस्टॉल किया जाता था। अब पिक्चर ट्यूब्स तो ये बना ही रहे थे, तो इन्होंने सोचा, जब टीवी का मेन कंपोनेंट ही हम बना रहे हैं तो उसे किसी और को क्यों बेचा जाए। हम खुद भी तो टेलीविज़न बना सकते हैं। और इसीलिए 1991 में इन्होंने मास इंडिया के लिए पहला कलर टीवी बनाया। और इसी साल कंपनी का नाम भी अधिकम ट्रेडिंग से चेंज करके वीडियोकॉन बना दिया गया। और इससे पहले तक रिच और एलीट क्लास लोग ही कलर टेलीविज़न खरीदते थे, क्योंकि मोस्टली फॉरेन ब्रांड्स के टीवीज़ ही इस टाइम पर इंडिया में सेल हो रहे थे और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से इनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। वीडियोकॉन के इस टेलीविज़न के आने के बाद अब नॉर्मल लोग भी कलर टीवी को अफोर्ड कर पा रहे थे, जिसके कारण ये टीवी इंस्टेंटली पूरे इंडिया में हिट हो गया। भूत परिवार ने सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट से पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तूफान ला दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कलर टीवी के बाद इन्होंने एक और बड़ा गैप स्टार्ट किया, और ये गैप था होम अप्लाइंसेस मार्केट का। 1990 के दौरान भारत में इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन शुरू हो चुका था, जिसके कारण फॉरेन ब्रांड्स की एंट्री बढ़ रही थी और डेली नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे थे। बट इस चीज़ का वीडियोकॉन को फ़ायदा मिलने वाला था। देखो, फॉरेन ब्रांड्स इस टाइम हर सेक्टर में एक्सपेंसिव थे, और इसी वजह से मार्केट को एक अफोर्डेबल और रिलायबल इंडियन ब्रांड चाहिए था। साथ ही इस टाइम ज़्यादातर फैमिलीज अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही थी, जिसके कारण किचन और होम अप्लाइंसेस की डिमांड भी रैपिडली बढ़ रही थी। अब अच्छी बात यह थी कि 1991 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसका वीडियोकॉन को फुल एडवांटेज मिला। 1995 के आसपास वीडियोकॉन ने होम अप्लाइंसेस मार्केट में काफ़ी तगड़ा एक्सपेंशन किया और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सबसे पहले इन्होंने रेफ्रिजरेटर मार्केट पर फोकस किया, जहां पर एलोवेंटर और गोदरेज को टक्कर देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फ्रॉस्ट फ्री और डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर लॉन्च किए, जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए थे। साथ ही अफोर्डेबल प्राइसिंग और फाइनेंसिंग ऑप्शन भी दिए, ताकि मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकें। अब रेफ्रिजरेटर्स के बाद इन्होंने फोकस किया कि वॉशिंग मशीन्स पर। इस टाइम इंडियन मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की डिमांड थी, और जो कंपनी ये बना रही थी वो थी बीपीएल। इनकी वॉशिंग मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए वीडियोकॉन ने अफोर्डेबल और ड्यूरेबल वॉशिंग मशीन्स लॉन्च की, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद इन्होंने एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स भी बनाए। फिर इसी दौरान इंडियन मार्केट में माइक्रोवेव आया, तो इसका भी अर्बन एरियाज़ में क्रेज़ बढ़ने लगा। तो डिमांड को देखते हुए इन्होंने कॉस्ट इफ़ेक्टिव माइक्रोवेव्स भी बनाए।
ऐसे करते करते धीरे धीरे इन्होंने तकरीबन सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बना दिए। इस टाइम ये टीवी से लेकर म्यूज़िक सिस्टम तक सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे थे। साथ ही स्वदेशी और सस्ता होने की वजह से लोग ख़रीद भी रहे थे। सेल्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने टीवी और वॉशिंग मशीन्स बायर्स के लिए कॉम्बो डिस्काउंट भी निकाले और इन्हीं चीज़ों के चलते वीडियोकॉन इंडिया में एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड भी बन गया था। लेकिन वेणुगोपाल अब बड़ी गेम खेलना चाहते थे। इन्होंने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपना दबदबा बना सकते हैं तो ऐसी और भी तो सेक्टर्स होंगे जहां हम अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और यही सवाल वीडियोकॉन की डिवर्सिफिकेशन का कारण बना और बाद में बर्बादी का भी। 1990 और 2000 के दौरान इंडिया और ग्लोबली भी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने पावर और एनर्जी सेक्टर में एंट्री ली। फिर कुछ टाइम बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हाई जा रहे थे और इस टाइम भारत सरकार की न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी भी आई थी, जो प्राइवेट प्लेयर्स को ऑयल और गैस सेक्टर में इंटर होने की परमिशन दे रही थी। तो इसी वजह से वीडियोकॉन ने ऑयल और गैस में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी। इसके बाद 2007 में इन्होंने देखा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और मोबाइल यूज़र भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एयरटेल, रिलायंस, टाटा और आइडिया जैसे प्लेयर्स मार्केट में एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए वेणुगोपाल जी ने टेलीकॉम सेक्टर में इंटर होने का मन बना लिया। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वीडियोकॉन को 2G टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम एलोकेट किया। वीडियोकॉन ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल टेलीकॉम वेंडर्स के साथ टाई अप किया और कई शहरों में टावर इंस्टॉल करवाए। इसके अलावा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट की। फाइनली 2009 में इन्होंने अपनी टेलीकॉम सर्विस का ट्रायल लॉन्च किया। पहले कुछ सिटीज़ में लिमिटेड सर्विस दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात और एमपी जैसे स्टेट्स में एक्सपेंड करते चले गए। इसके अलावा लो कॉस्ट प्लान्स और अट्रैक्टिव प्रीपेड ऑफर्स के चलते इनके सिम कार्ड्स फटाफट बिकने लगे। टेलीकॉम के बाद अब वीडियोकॉन डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में इंटर होना चाहता था। 2009 के दौरान इंडिया में केबल टीवी पेनिट्रेशन काफ़ी बिखरा हुआ था और लोग केबल ऑपरेटर्स को पुअर सर्विस और हाई प्राइसिंग की वजह से काफ़ी परेशान थे, जिसके कारण डीटीएच सर्विस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने 2009 में वीडियोकॉन D2H नाम से अपनी डीटीएच सर्विस लॉन्च की। इन्होंने सेट टॉप बॉक्सेस भी खुद ही मैन्युफैक्चर किए ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। साथ ही ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने 4K अल्ट्रा HD सर्विस लॉन्च की। इसके अलावा मल्टीपल चैनल पैक्स और रीजनल कंटेंट के ऑप्शन भी दिए ताकि हर रीजन का कस्टमर टारगेट हो सके। इनकी इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते 2015 तक वीडियोकॉन D2H ने मार्केट में अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस बना ली। इनका कस्टमर बेस 30 मिलियन यूज़र तक पहुंच गया और देखते ही देखते इनका नाम इंडिया के टॉप 5 ऑपरेटर्स में आने लगा। लेकिन वेणुगोपाल यहाँ भी नहीं रुके। 2010 और 2011 के टाइम इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री भी बूम पर थी। इसमें रिलायंस, रिटेल, क्रोमा और बिग बाजार जैसे ब्रांड्स मार्केट कैप्चर कर रहे थे। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए वीडियोकॉन ने भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन लॉन्च करने का फैसला किया। इन्होंने अपने रिटेल बिजनेस का नाम रखा नेक्स्ट रिटेल। साथ ही क्रॉस इंडिया 500 प्लस स्टोर ओपन किए, जिसमें टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स जैसे चीज़ें रखी गई। स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में भी एक्सपेंशन किया गया ताकि मास मार्केट कवर हो सके। यानी देखते ही देखते कुछ ही सालों में वीडियोकॉन हर जगह पहुंच चुका था। ये शाहरुख खान से एड्स करवा रहे थे, आईफा जैसे शोज प्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ तक कि आईपीएल टीम को भी स्पॉन्सर कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वीडियोकॉन का ये करोड़ों का बिजनेस बिखरने लगा और कुछ ही टाइम में ये बंद होने की कगार पर आ गया। तो चलो जानते हैं इन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले जानते हैं ऑयल और गैस सेक्टर के बारे में। 2008 से 2011 के बीच में वीडियोकॉन ने ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में डेट लेकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, इस उम्मीद में कि बाद में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। सिर्फ 3 से 4 साल में क्रूड ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल से गिरकर $30 पर बैरल तक आ गई, जिसके कारण वीडियोकॉन का ये बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाया। डेट की बात करें तो सिर्फ इस ऑयल और गैस बिजनेस के लिए इन्होंने 22,000 करोड़ का कर्जा लिया था और कंपनी की हालत ऐसी थी कि ब्याज देना भी मुश्किल हो गया।
इसलिए एसबीआई, आईसीआईसीआई और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस कंपनी को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया और 2019 के आते आते ये बिजनेस कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। इसके बाद बारी आती है टेलीकॉम सेक्टर की। 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो वीडियोकॉन को इस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस सस्ते में मिल गया, पर बाद में सीबीआई ने जब इंक्वायरी की तो पता चला ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था, सिंपली सिर्फ बड़े प्लेयर्स को ही लाइसेंस इशू किए गए थे। और जब इस स्कीम का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन के साथ साथ 121 कंपनीज के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, जिसमें एयरटेल भी शामिल थी। यानी वीडियोकॉन ने लाइसेंस को खरीदने में जो पैसे लगाए वो भी गए और ख़रीदा हुआ लाइसेंस भी गया, और अब वापस लाइसेंस लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए मार्केट इशू के चलते इन्होंने अपना बचा हुआ बिजनेस भी एयरटेल को बेच दिया। नेक्स्ट है डीटीएच सेक्टर। शुरू में तो वीडियोकॉन D2H ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन धीरे धीरे टाटा स्काई और डिश टीवी इनकी मार्केट छीनने लगे, क्योंकि इनकी प्राइसिंग और सर्विसेज दोनों ही वीडियोकॉन से बेटर हो चुकी थी, जिसके कारण लोग भी इनके ऑपरेटर्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा 2016 में इंटरनेट यूज़र भी तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसके चलते DTH का कस्टमर बेस वैसे ही गिर गया और बिजनेस फ़ायदा ही नहीं दे पा रहा था, तो उसे रख के भी क्या करते। इसलिए 2018 में वीडियोकॉन D2H और डिश टीवी को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद इनके रिटेल स्टोर्स की बात करें तो वो शुरू से ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की वजह से ख़त्म हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब तो इनके साइड बिजनेस थे, लेकिन इनके मेन बिजनेस का क्या हुआ जिसमें ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे। तो चलो वो भी देख लेते हैं। हुआ क्या कि 2005 के बाद इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कोरियन और जापानीज ब्रांड की एंट्री हुई। सैमसंग और एलजी ने अपने इन प्रोडक्ट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, लाइक इन्वर्टर ईसीज और स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स। पर वीडियोकॉन अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी वाले अप्लाइंसेस पर ही फोकस कर रहा था। कस्टमर नए और मॉडर्न डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन वीडियोकॉन सिर्फ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स का सस्ता वर्जन बना रहा था। अगर आपको याद हो तो 2010 के आसपास एलसीडी और एलईडी टीवीज़ का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस टाइम बड़े बड़े डब्बे जैसे टीवीज़ मार्केट से गायब हो रहे थे। सैमसंग और सोनी जैसे ब्रांड्स अपनी स्लिम ईसी डीवीडीज़ को लॉन्च कर रहे थे, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ। लेकिन वीडियोकॉन टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, जिसके चलते इनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड लगने लगे और लोगों ने इन्हें ख़रीदना बंद कर दिया। 2019 के आते आते कंपनी की टीवीज़, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स की फैक्ट्रीज बंद होने लगी, और फाइनली 2021 में वेदांता ग्रुप ने उसे सिर्फ 3,000 करोड़ में एक्वायर कर लिया। आज भी आपको वीडियोकॉन के कुछ प्रोडक्ट्स शायद देखने को मिल जाएं, पर आज ये सिर्फ एक नाम है जो किसी ज़माने में बिलियन ब्रांड हुआ करता था। कमेंट में बताओ आपके घर में वीडियोकॉन का कौन सा प्रोडक्ट्स हुआ करता था। दोस्तों, इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया गया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।